Hello guys, good morning students. Today's I am Sushma Bhardwaj and life faculty of life science and DMG Doctor Medicals groups. I have done for MSc in botany and from APS universities. And today's my topic is plant physiology, transport in plants. AIPMT के हिसाब से सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि एक सोल्यूशन जैसे डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट यानी किसी भी सोल्यूशन जैसे ये लेते हैं उसमें जब शुगर ऐड करते हैं तो क्या होता है कि वो जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है उसको वो रुकावट डालता है, मतलब डिफ्यूज कर देता है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। देखिए वो साई, इसको हम साई से इंडिकेट करते हैं। और डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट कंसंट्रेशन सल्यूट के होता है। डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वाटर पोटेंशियल के कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। अब दूसरा है हमारा वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल जो होता है वो माइनस डिफीडी हो जाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा है सल्यूट पोटेंशियल। जब किसी सोल्यूशन में सल्यूट को ऐड करते हैं तो उसमें जितनी मात्रा उसकी पहली होती है उससे जितना वो कम होता है उसके मैग्नीट्यूड में, उसे ही हम कहते हैं वाटर सल्यूट पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में क्या जनरली इम्पोर्टेंट होता है वो उसके बारे में देखते हैं। इन फ्लोरिंग प्लांट्स में जिस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है उसे वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर होते हैं, ठीक है। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में जैसे डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जैसे ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन। ऑक्सीन और जो साइटोकाइनिन्स होते हैं वे मेनली क्या करते हैं, प्लांट्स को सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसमें से एक है इथेलिन जो हमारा हेल्प करता है फ्रूट को रिपनिंग करने में यानी फलों को पकाने में। अब नेक्स्ट इसमें हमारा जो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। कितने टाइप्स के, दो। सबसे पहला हमारा स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और दूसरा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। हम देखते हैं लॉन्ग स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब एक सेल है मान लीजिए और उसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, एक सेल के अंदर जो एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल में जब सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये दो मेम्ब्रेन से थ्रू भी होते हैं, जैसे अक्रॉस द मेम्ब्रेन मान लीजिए दो सेल्स हैं और ये बीच में मेम्ब्रेन्स हैं, तो इसमें से पार्टिकल्स इसमें जो ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ये भी हमारे स्मॉल डिस्टेंस के ट्रांसपोर्ट के में ही आते हैं। और इसमें दो प्रोसेस होती है, एक पहला होता है डिफ्यूजन और दूसरा हो जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अब देखिए जो इसमें लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस में सबसे पहले एक देखिए जो वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, वो जाइलम के थ्रू होता है। वाटर एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के थ्रू होता है। और इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनी डायरेक्शनल। ओके, क्या बोलते हैं, यूनी डायरेक्शनल। यानी इनका जो डायरेक्शनल होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, वो रूट टू स्टेम्स होते हैं, इस वजह से केवल यूनी डायरेक्शनल होते हैं। और दूसरा हमारा है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड मटेरियल्स को वो कहाँ, वो फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। किसके थ्रू होते हैं, फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा ऑर्गेनिक
न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो देखिए ये जो आर्मिक न्यूट्रिएंट्स है ये हमारे लीव्स में सिंथेसाइज्ड होते हैं। ओके, किसमें होते हैं सिंथेसाइज्ड? लीव्स में। लेकिन ये वहीं पे नहीं होते, वहां से इसको हम जो ये फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम बाई डायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं? मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल क्यों बोलते हैं? ये देखो क्या होता है कि इसमें जो हमारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो मेनली लीव्स में सिंथेसाइज होते हैं। इसमें लीव्स में सिंथेसाइज होके वो वहाँ से प्लांट्स के स्टोरेज ऑर्गन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर वहाँ से जाके जहाँ पे भी ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक जगह से पहले वो स्टोर हुए, फिर वहाँ से जहाँ जहाँ उनकी नेसेसरी हुई, जिस प्लांट्स ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं वहाँ पे वो जाते हैं, तब इसलिए इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी डायरेक्शनल। इसको हम यूनिडायरेक्शनल किसी नहीं बोलते। अब नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा पैसिव एंड दूसरा है एक्टिव। तो देखिए क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हम लोग देख लिए कि एक सेल से या दो सेल के बीच में मेम्ब्रेन उसके थ्रू होते हैं। तो देखिए ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं वे हाई टू लो होते हैं और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है लो टू हाई होते हैं। ठीक है, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के होते हैं, ये फेवर में होते हैं। तो देखिए जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें दो प्रोसेस होती है। सबसे पहला हमारा है डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जब हम लेबोरेटरी में H2S गैस आप लोग बनाते होंगे, जब प्रैक्टिकल्स करते हैं केमिस्ट्री में, तो क्या होता है कि H2S गैस के सारे मॉलिक्यूल्स बनाने में पूरे रूम में क्या होते हैं? वो फैल जाते हैं। तो ये किसके कारण हुआ? ये जो सारी चीजें इसी डिफ्यूजन के कारण होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जैसे एग्जांपल लीजिए, हम लोग मान लीजिए एक ग्लास लिए और उसमें हम लोग वाटर डालें। क्या किए? वाटर डालें। फिर हम उसमें शुगर के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। इसके मॉलिक्यूल, हाँ ये वाटर है और ये हमारे शुगर के मॉलिक्यूल्स ऐसे बीच में मान लीजिए ऐसे ऐड कर दिए। फिर ये धीरे धीरे क्या होते हैं, कुछ समय बाद देखते हैं कि ये जो यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल थे, थोड़े समय बाद क्या होते हैं, पूरे एरिया को ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मतलब पूरी जगह ये फैल जाते हैं। ये किसके कारण हुआ? ये डिफ्यूजन के कारण हुआ। ठीक है, तो डिफ्यूजन की एक डिफिनेशन देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा क्या है? मॉलिक्यूल्स है। डिफ्यूजन इज ए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फॉर ग्रेटर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन या लेसर कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या था? इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो हुआ वो क्या हुआ? यहाँ पे ये धीरे धीरे करके ये फैल जाए। और ये कब तक होता रहता है? जब तक कि ये सारे प्लेस में ये पूरे मॉलिक्यूल्स फैल ना जाए, यानी पूरी तरह से ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे ना आ जाए। तो ये इसमें क्या हो गया? ये डिफ्यूजन हो गया। अब देखिए ये क्या होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में डिफ्यूजन किसमें होती है? गैस के मॉलिक्यूल क्योंकि पास पास होते हैं गैस में। फिर किसके होती है? लिक्विड में। फिर किसमें होती है? सॉलिड। ठीक है, और एक सबस्टांस का जो डिफ्यूजन होता है दूसरे सबस्टांस से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उस पर वो डिपेंडेंट नहीं होता है, स्वतंत्र होता है। अब देखिए डिफ्यूजन प्रेशर क्या था, और इसमें जो डिफ्यूजन होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, डिफरेंट गैसेज जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये क्या होते हैं? प्लांट्स में डिफरेंट गैसेज होते हैं, उनके एक स्थान से दूसरे प्लेस तक जाने में, एक प्लेस से अनदर प्लेस तक मूवमेंट करने में ये हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट हमारा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मतलब कि क्या हो गया, जैसे ये हमारा ये क्या है?
मेम्ब्रेन है। ये हमारा है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। हमारा है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डिफरेंट सबस्टांस होते हैं। इन सबस्टांस को इस मेम्ब्रेन से होके ट्रांसपोर्ट होने के लिए ये क्या करता है, ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट एक मीडियम प्रोवाइड कराता है कि ये जो सबस्टांस है यहाँ पे ऐसे होके रोटेट के थ्रू ये हो जाते हैं। जब देखिए ये ऐसे ये मेम्ब्रेन हो गया और यहाँ पे ये हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। यहाँ से ये जो सबस्टांस हो रहे हैं ये ट्रांसपोर्ट सबस्टांस है। ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ से ये मेनली ये सबस्टांस है, फिर यहाँ से ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, ये बीच में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये इस सबस्टांस को ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक स्पेसिफिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे देखिए ये फिर इस रोटेट हो जाता है, तो ये रोटेट होने के थ्रू क्या होता है, ये सबस्टांस फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो, इसी तरह से आगे वो ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। फिर देखिए इसमें 3 कंडीशन होती है। ये मान लीजिए हमारा मेम्ब्रेन है, ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारा हो गया एक सबस्टांस जो एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो हो गया हमारे, इसे जब कोई भी सबस्टांस जब एक डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है उसे हम एंटीपोड कहते हैं, और इसे सब क्या कहते हैं, इसे यूनिपोड कहते हैं और इसे एंटीपोड कहते हैं, क्योंकि ये अपोजिट में हो रहा है। और जिसे हम जब ये दो सबस्टांस एक ही डायरेक्शन में होता है उसे हम सिंपोड कहते हैं। ठीक है, 3 कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब ये हमारे फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो गया। इसमें एक आता है पोरिन्स, एक वर्ड है, क्या है, पोरिन्स। पोरिन्स क्या है, एक ऐसी प्रोटीन है जो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और सम बैक्टीरियाज में क्या करते हैं, उनके आउटर मेम्ब्रेन्स में एक पोर्स बनाते हैं, जिसके कारण से जो स्मॉल साइजेस प्रोटीन होती है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। दोनों में किसमें आ रहे थे, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। अब हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था वो एटीपी की एक्सपेंडिचर, यानी उसमें एटीपी का खर्च नहीं हो रहा था उसके एनर्जी के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है, एटीपी का खर्च होता है। और इसमें एक जो प्रोटीन्स होते हैं वो मेम्ब्रेनियस होती हैं और इसमें अगेंस्ट काम करती हैं प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट की, यानी ये वो हाई टू लो था, इसका जो हुआ वो लो टू हाई। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो तब तक ट्रांसफर होते हैं जब तक वो सैचुरेशन स्टेज को ना, मतलब कि जैसे मान लीजिए मेम्ब्रेन है, यहाँ से कोई प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो सैचुरेटेड स्टेज में तब प्राप्त होंगे जब ये प्रोटीन जो सबस्टांस ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ आगे यूज होते जाएंगे, तब वो सैचुरेटेड स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन की ये प्रोटीन कैरेक्टर है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी होती है एंड पैसिव में भी होती है।
ए का हमारा टेबल है। सबसे पहला प्रॉपर्टी, फिर यहाँ पे हो गया सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फिर यहाँ पे है हीट ट्रांसफर। स्पेशियल मेम्ब्रेन, इसमें किसमें होता है वो देखेंगे। फिर यहाँ पे हाईली सेलेक्टिव, और यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट सैचुरेटेड। और ये इसमें लिखेंगे अपहील ट्रांसपोर्ट, और रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वायर्ड स्पेशल मेम्ब्रेन। क्या सिंपल डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन होते हैं? नहीं होते हैं, तो नो हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे हाईली सिलेक्टिव होते हैं? नहीं होते हैं। और ट्रांसपोर्ट सैचुरेटेड की स्टेज को प्राप्त करते हैं? नहीं प्राप्त करते हैं। फिर अपहील उसे बोलेंगे जब वो लो से हाई जाता है, हाई लो से हाई जाएगा तभी तो उसे हम अपहील बोलेंगे। तो इसलिए इसमें अपहील चूंकि इसमें नहीं जाता है, वो ग्रेटर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, इस वजह से इसको हम इसमें नो होगा। अब देखिए रिक्वायर्ड एटीपी, चूंकि हमने देखा था कि एक्टिव पैसिव में एनर्जी की आवश्यकता, एटीपी की आवश्यकता नहीं, तो यहाँ पे नहीं हो जाएंगे। अब देखिए हमारा है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड में देखिए रिक्वायर्ड मेम्ब्रेन, क्या है? रिक्वायर्ड मेम्ब्रेन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन की प्रोटीन मेम्ब्रेन्स होती थी, तो क्या है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस। और यहाँ पे हाईली सेलेक्टिव, मैं बोली थी कि उसमें क्या था? प्रोटीन मेजर की थी, तो वो क्या हो जाएंगे? यस, प्रोटीन के होते हैं। फिर देखिए क्या है? सैचुरेटेड स्टेज को प्राप्त करते हैं, हाँ, क्योंकि वो आगे यूज होते जाते हैं, इसलिए वो सैचुरेटेड स्टेज को प्राप्त। अपहील होते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन में? नहीं, अपहील नहीं होते हैं, क्योंकि वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन पैसिव में आता है। तो पैसिव में मैंने क्या बोला? वो हाइगर टू लो होते हैं, लोअर से हाइगर नहीं होते हैं, तो वो अपहील में नहीं। और एटीपी क्योंकि वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आएंगे, इसलिए वो क्या हो जाएगा? एटीपी एनर्जी नहीं लगेंगे उसमें। अब देखिए हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर्ड स्पेशल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, यस, एंड हाईली सेलेक्टिव है। एंड इसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट सैचुरेटेड, क्या वो स्टेज सैचुरेशन की अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं? हाँ, करते हैं, तभी तो वो आगे यूज होते हैं रहते हैं, इसलिए वो सैचुरेटेड स्टेज को प्राप्त करते हैं। अपहील ट्रांसपोर्ट चूंकि कंसंट्रेशन लो से हाई की ओर हो रहा है, तो इसलिए हम उसमें अपहील ट्रांसपोर्ट उसमें बोलेंगे। तो वो क्या होता है? इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, अपहील ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर इसमें क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, वो एनर्जी में एटीपी को क्या करेगा? उसमें एनर्जी को वो करने में खर्च होता है, तो ठीक है, रिक्वायर्ड एटीपी की आवश्यकता होती है, इसको क्या बोलेंगे? यस, ठीक है। अब ये देखिए, अब हमें चूंकि हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली पीएमटी में हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। इस टेबल्स को आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी टॉपिक है ऑस्मोसिस। क्योंकि ऑस्मोसिस में
मेम्ब्रेन होते हैं। क्या होते हैं? मेम्ब्रेन होते हैं। तो पहले हमें मेम्ब्रेन के बारे में जानना देखिए परमियबिलिटी, परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले परमियबिलिटी जानना जरूरी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? परमियबिलिटी। तो इसका क्या मतलब होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है। इन एंड आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड एज परमियबिलिटी। क्या होता है? किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू, मान लीजिए ये सेल है, इसके थ्रू पास होकर के यदि कोई भी सब्सटेंस जा रहे हैं तो ये क्या परमियबिलिटी को ये प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं कि ये परमियबिलिटी है। अब देखिए उसी के आधार पे परमियबिलिटी इज द 4 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स। सबसे पहले हमारा परमिएबल मेम्ब्रेन, जो इसी के आधार पे मेम्ब्रेन होते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा है परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल, ये क्या कह रहा है? सभी को ये परमियबिलिटी की कैरेक्टर क्या होती है कि वो सभी को इन एंड आउट करती है। तो इसमें ना तो इम्परमिएबल है, ना तो मतलब परमियबिलिटी मेम्ब्रेन है, यानी सभी को, चाहे सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, क्या करते हैं? वो ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे देखिए ये हमारा क्या है? मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ये कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के हैं, कुछ सॉल्वेंट्स के हैं। ये इसको बीच में ऐसे गैप रहेंगे, फिर वो सभी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सभी को एक पास कर देता है, चाहे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हो चाहे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल। जैसे हमारा हो जाएगा एग्जांपल सेल वॉल। क्या हो जाएंगे? सेल वॉल। एंड जनरली हम लोग जो प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री लैब में देखते थे, फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। दीज आर द एग्जांपल ऑफ परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये क्या है? परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जाने देगा, कुछ को क्या करेगा? कुछ को पास होने देगा, कुछ को नहीं पास होने देगा मॉलिक्यूल्स को। तो देखिए सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देता है और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ये पास होने देगा। ये मान लीजिए ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ये ऐसे जाते हैं, फिर ये जाते हैं ऐसे ट्रांसफर, फिर ये वापस ही लौट आते हैं। ये इसको वो जाने नहीं देता। ये सेमी परमेबल, एक सिलेक्टिव सेमी आधे को ही जाने देता है, उसका नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे देखिए हमारा हो गया आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, जैसे पार्चमेंट पेपर हो जाता है, ये सब दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एंड नेक्स्ट हमारा है सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यानी सिलेक्टिव वो क्या करेगा? देखिए सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। देखिए जैसे मान लीजिए ये मेम्ब्रेन, ये कुछ को बहुत आसानी से, कुछ मॉलिक्यूल्स को बहुत आसानी से पास आउट होने देगा, कुछ में नहीं होने देता। ये कैसे होता है? मान लीजिए जैसे ये मेम्ब्रेन है, यदि ये लिपिड नेचर का है तो जो यहाँ पे जितने भी सब्सटेंस है लिपिड नेचर के होंगे तो वो उनको आसानी से क्या करेगा? पास होने देगा। लेकिन यदि वो उस नेचर का नहीं है तो वो आसानी से पास नहीं होने देगा। जैसे हमारा सिलेक्टिव मेम्ब्रेन में जैसे आ जाता है सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट। ओके, क्या है टोनोप्लास्ट? एग्जांपल, टोनोप्लास्ट इज एग्जांपल ऑफ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अब हमारा है नेक्स्ट जो चौथा है वो है इम्परमेबल मेम्ब्रेन।
इन यानी ये किसी भी ना तो सॉल्यूट के ना तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ये सभी को पास होने, किसी को भी ये पास होने मतलब अपने से पास होने नहीं देगा। इसी इसका नाम ही है इम्परमिएबल। जैसे रबर की मेम्ब्रेन ले लीजिए, वो क्या करते हैं, नहीं पास होने देते हैं। और एल्युमिनियम फॉयल हो गए, दीज आर एग्जांपल ऑफ इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इम्परमिएबल मेम्ब्रेन ये सारे हमारे रहे परमिएबिलिटी के को मेम्ब्रेन को, परमिएबिलिटी के आधार पे मेम्ब्रेन को 4 टाइप से है। अब इसके आधार पे हम देखिए ऑस्मोसिस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। ठीक है, एक तरह से जो ऑस्मोसिस होता है वो डिफ्यूजन ही है, लेकिन केवल डिफरेंट क्या होता है इसमें, ये इसमें बीच में एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होके के थ्रू से पास होके जाता है। ठीक है, जैसे देखिए ये हम लोग यूट्यूब की मान लीजिए और यहाँ पे हमारा सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे हम लोग शुगर सोल्यूशन लिए 10%। मतलब वाटर इंक्लूडिंग शुगर सोल्यूशन, और यहाँ पे सिंपल प्लेन वाटर है। दोनों इक्वल अमाउंट में है। तो आफ्टर सम टाइम आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, यहाँ ये जो सिंपल वाटर थे इनकी यहाँ पे ये कम होके यहाँ पे इनका इधर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इनकी कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा हो जाती है। ये 10% था तो अब ये इसकी मात्रा शुगर सोल्यूशन वाला ये था, इसमें ये क्या हुआ, ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो गई। और ये मैंने बताया था लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, इधर लोअर था। ठीक है, कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा थी, इस शुगर सोल्यूशन की ज़्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ से लोअर कंसंट्रेशन था, ये लोअर से हायर की ओर ये ट्रांसपोर्ट हो गया, मतलब उसकी ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो गई। अब देखिए इसमें दो टर्म्स हैं, इंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस अब हम लोग जान लिए। अब देखते हैं इंडोऑस्मोसिस, वेरी सिंपल। इंडोऑस्मोसिस नाम से हमें पता चल रहा है, इंडो यानी वो वाटर जब अंदर की ओर जाता है, और एक्सो जब वाटर मूव आउट होता है बाहर की ओर। वाटर मूव्स इनटू द सेल्स। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, सेल के अंदर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जब हम रेजिन को क्या करते हैं, वाटर में भिगो देते हैं। ठीक है, फिर कुछ समय बाद देखते हैं इसमें जब इंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस हो जाती है तो ये क्या होते हैं, इट्स बिकम शेल, यानी ये बहुत ही ये इसमें इंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस हो जाती है, जिसकी वजह से इनके क्या होते हैं, फूल जाते हैं। अब देखिए एक्सोऑस्मोसिस, इसमें क्या है, एक्सोऑस्मोसिस इसमें जब वाटर सेल से बाहर आते हैं तो इसे हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। और ये जो होता है वो जब इनकी जो बाहर वाले जो सोल्यूशन होगी उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, यानी इसको हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ज़्यादा के लिए सॉल्टी सोल्यूशन। अब इसमें क्या लेंगे, जैसे ग्रेप्स लिए। ठीक है, ग्रेप्स लिए, फिर कुछ समय बाद जब इसमें एक्सोऑस्मोसिस